या केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ पार्ट हुआ था? नहीं सर, स्टार्ट करवाना। ठीक है, देखिएगा बेटा जी, यहीं से है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें तो दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, सो डू नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए पानी के साथ, एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा कम होता है। रिएक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा जी? आयनाइजेशन एनर्जी के। ये लेस रिएक्टिव होते हैं ग्रुप फर्स्ट के कंपैरिजन में, लेकिन रिएक्टिविटी वही है जो ग्रुप फर्स्ट की तरह ही, मतलब ये भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर ग्रुप फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़े से कम रिएक्टिव होंगे। रीजन है इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिथियम जो होगा आपका वो क्या होगा बेटा जी? लीस्ट रिएक्टिव। और बेटा जी जो सीजियम होगा वो क्या होगा आपका? मोस्ट रिएक्टिव। सेम चीज यहाँ पे बेरिलियम आपका क्या होगा बेटा जी? आपका लीस्ट रिएक्टिव। और बेरियम जो होगा वो क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव। कोई रीजन पूछने लगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे इसका क्या है? लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और इसकी क्या है बेटा जी? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेम इधर भी क्या है आपका? इसका क्या होता है बेटा जी? लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसका क्या होती है बेटा जी? हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। दोनों ग्रुप है बेटा 24 26। बोलिए यस और नो। यस यस सर। उसके बाद है रिएक्शन विद एयर बेटा जी। एयर के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो दोनों को ही हम जनरली बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं एयर के साथ। एल्कली मेटल गेट्स टर्निश। टर्निश मतलब उनका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। टर्निश इन एयर ब्राउन लेयर बन जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एट देयर सरफेस, हेंस दे आर कीप्ड इन केरोसिन और पैराफिन वैक्स। केरोसिन में या इनको किस में रखते हैं? पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या होता है आपका? मोम वैक्स जो होता है उसी में रखा जाता है। इसमें अगर देखें ग्रुप फर्स्ट में और रिएक्टिविटी बहुत हाई होने की वजह से इनको ऐसे लिक्विड में रखा जाता है जो कि नॉन पोलर लिक्विड हो। तो जैसे पेट्रोल में रख सकते हैं, वैक्स में रख सकते हैं, केरोसिन में रख सकते हैं। केरोसिन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत ही सस्ता मिलता है और कम वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल के या डीजल के। वो बहुत जल्दी क्या कर जाता है? वोलेटाइल हो जाता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम किस में रखते हैं हम? केरोसिन ऑयल के अंदर। लेकिन लिथियम को कहाँ रखते हैं? पैराफिन वैक्स के अंदर। रीजन क्या है? लिथियम का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर इसको तुम केरोसिन ऑयल में रखोगे तो ये सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे आएगा तो भाई फिर एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे आग लग जाएगी। तो बिकॉज ऑफ देयर वेरी लेस मास इट विल कम टू द सरफेस एंड क्या करेगा? रिएक्शन कर देगा। तो इसलिए बाकी सबको क्योंकि उनका मास हाई होता है तो केरोसिन में रख सकते हैं। लिथियम को केरोसिन में नहीं रखते, इसको पैराफिन वैक्स में रखते। एक्सेप्ट बेरिलियम, दीज मेटल्स इजीली टर्निश इन एयर। बेरिलियम को अगर छोड़ दिया जाए जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, सबसे छोटा साइज है अगर एस ब्लॉक में देखा जाए, तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से ये इतना जल्दी से टर्निश नहीं होता, मतलब ऑक्साइड नहीं बनाता। बेरिलियम इन पाउडर फॉर्म बर्न्स ब्रिलियंटली इन इग्निशन इन एयर। लेकिन अगर इसको भी हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो ये भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। इन मोस्ट मोइस्ट एयर एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल मेटल कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट। मोइस्ट एयर मतलब जहां पे पानी की क्या हो बेटा जी? वेपर्स प्रेजेंट हो एयर में, उस एयर में ये ग्रुप सेकंड और ग्रुप फर्स्ट दोनों ही क्या बना लेते हैं बेटा जी? कार्बोनेट बना लेते हैं। बताए बेटा यहाँ तक कोई डाउट हो तो? हाँ सर, वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में तो सर हमने लिथियम फिर पोटेशियम फिर सोडियम रखा था ना। तो यहाँ पे उल्टा क्यों रखा है? क्या रखा है उल्टा? कि सीजियम की रिएक्टिविटी ज्यादा और इस टाइप। सीजियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा पोटेशियम सीजियम रिएक्टिविटी के हिसाब से। कहाँ पे रिएक्टिविटी? जो भी तुमने वो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है वो किस में बनाई है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ कहाँ पे बनती है? H2O में। कहाँ पे बनती है बेटा जी? H2O में। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकी सबके साथ, चाहे वो H2O हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनोल हो, चाहे एयर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कुछ भी हो, सबके साथ। तो सबके साथ रिएक्टिविटी देखेंगे तो ये होगा
रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल अलग केस है भाई। रिएक्टिविटी सीरीज को केमिकल रिएक्टिविटी से मत करो कंपेयर। नहीं बात समझे? समझ गए सर, वो ओनली वाटर के केस में है जब उसका ओनली जब जो रिएक्टिविटी सीरीज बनी है ना वो किस में बनी है? वाटर में बनी है। ये सबके लिए बात कर रहे हैं, ठीक? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा, लिथियम कम टू द सरफेस ऑफ केरोसिन ऑयल। इस वजह से वो क्या कर लेता है बेटा जी? आग पकड़ लेता है। ये लिखा था वहां पे। रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर, अगर एयर मॉइस्ट हो तो क्या होगा? व्हेन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर इट फॉर्म कार्बोनेट्स। क्या बनाते हैं बेटा जी? कार्बोनेट्स। कैसे बनाएंगे? देखो 4Na+O2, Na2 बनेगा पहले, फर्स्ट रिएक्शन ये होगी। इसी में फिर सेकंड होगा Na2 का फर्दर रिएक्शन, एयर में जो प्रेजेंट वाटर है उससे NaOH बनेगा, और फिर थर्ड रिएक्शन एयर में प्रेजेंट CO2 से, और फाइनली ये क्या बन जाएगा? कार्बोनेट बन जाएगा। इसी तरह से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब के सब क्या बनाएंगे बेटा जी? एयर में मॉइस्ट एयर के साथ कार्बोनेट जनरली फॉर्म्ड कर लेते हैं। सेम चीज रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर ऑफ ग्रुप सेकंड, बेरिलियम प्लस O2 एयर नॉट फॉर्म्ड कार्बोनेट। सिर्फ एक यही है जो कार्बोनेट नहीं बनाता, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा जी? हाई होता है, इस वजह से ये इजीली नहीं कन्वर्ट हो पाता। लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम को तुम एयर में रखोगे, मॉइस्ट में रखोगे, तो वो कार्बोनेट आसानी से बना लेगा, जैसे MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। तो मॉइस्ट एयर में ग्रुप फर्स्ट भी और मॉइस्ट एयर में ग्रुप सेकंड एक्सेप्ट बेरिलियम सब के सब क्या बनाते हैं बेटा जी? कार्बोनेट्स बनाते हैं। क्लियर है सबको ये बात? मॉइस्ट एयर में कार्बोनेट जनरेट होगा, कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वही रहेगा। उसके बाद अगर देखो तुम इसको ड्राई एयर की बात करें अगर, तो ड्राई एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा। तो अगर ग्रुप फर्स्ट में बात करें तो ग्रुप फर्स्ट में सिर्फ लिथियम है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, बाकी कोई भी ना ही सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट बोलो नहीं करते। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रोजन के साथ क्या लिखा हुआ आएगा बेटा जी? नो रिएक्शन। लिथियम भी क्यों करता है? लिथियम भी इसलिए करता है क्योंकि उसका डायगोनल रिलेशनशिप होता है। किसके साथ बोलो? मैग्नीशियम के साथ। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? मैग्नीशियम के साथ। और क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके, क्योंकि ग्रुप सेकंड में तो सबके सब क्या बनाते हैं बेटा? ऑल फॉर्म नाइट्राइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रुप फर्स्ट में कौन नाइट्राइड बना सकता है? तो ग्रुप फर्स्ट में सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बना सकता है, लेकिन ग्रुप सेकंड में सबके सब क्या बना सकते हैं बेटा जी? बेरिलियम से लेके बेरियम तक सब नाइट्राइड बना सकते हैं। पूछेगा कि ग्रुप फर्स्ट में कोई नाइट्राइड नहीं बना रहा, लिथियम ही क्यों बना रहा है? तो लिथियम हैज अ डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ बेटा जी? मैग्नीशियम के साथ। इस वजह से लिथियम क्या बना लेता है? नाइट्राइड फॉर्म कर लेता है। लिथियम की तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा बेटा जी? लिथियम ऑक्साइड बनेगा। ग्रुप फर्स्ट की ऑक्सीजन की होती है, देखिए लिथियम प्लस ऑक्सीजन लोगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन लोगे सोडियम ऑक्साइड, ऐसे ही सब ऑक्साइड बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन किस में ली है तुमने? बोलो लिमिटेड अमाउंट में। किस में लिया बेटा जी? लिमिटेड अमाउंट में, मतलब जितना चाहिए बस उतना। सिलेंडर से दिया है ऑक्सीजन, लेकिन अगर तुम इसको एयर में हीट कर दो, मतलब एक्सेस ऑफ एयर ले लो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले लो, जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन आता है तो ध्यान से समझिएगा, जो लिथियम ऑक्सीजन होता है वो क्या बनाता है बेटा जी? सिर्फ ऑक्साइड बनाता है। समटाइम इट फॉर्म पेरोक्साइड, समटाइम स्मॉल अमाउंट में पेरोक्साइड भी बनाता है, लेकिन मेनली 99.9% ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम पेरोक्साइड बनाता है बेटा जी, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। और बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तीनों के तीनों क्या बनाते हैं बेटा जी? बोलो सुपर ऑक्साइड। भाई नीट ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स था पहले वो भी क्वेश्चन पूछ चुका है, IIT तो पूछता ही रहता है अल्टरनेट ईयर्स पे। तो लिथियम हमेशा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है भाई? ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है? पेरोक्साइड। और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हमेशा क्या बनाएगा बेटा जी? सुपर ऑक्साइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेम चीज बेरिलियम की ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ करोगे तो सबके सब क्या बना रहे बेटा जी? ऑक्साइड बना रहे, अगर तुम लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन दे रहे हो। ये लिमिटेड है, ऑल कैन फॉर्म ऑक्साइड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ओनली कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, ऑन कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम फॉर्म पेरोक्साइड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन।
सिर्फ कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम है जो परऑक्साइड बनाएंगे, यानी कि ग्रुप सेकंड में सुपर ऑक्साइड बनते ही नहीं है। बात समझ आ रही है? ये जो पॉइंट है ना भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन जनरली सेट होते हैं इस लोग के। पक्का यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जब भी तुम पेपर दे रहे होंगे। क्लियर है बेटा सबको? बोलो हाँ है ना? यस सर। चलिए समराइज कीजिए। ग्रुप फर्स्ट में से नाइट्रोजन के साथ कौन रिएक्ट करेगा? लिथियम। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ। बाकी कोई भी ग्रुप फर्स्ट में से नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ग्रुप सेकंड में नाइट्रोजन के साथ सब रिएक्ट करेंगे और नाइट्राइड्स बनाएंगे। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट में जो है, अगर हम लिमिटेड ऑक्सीजन ले तो सबके सब ऑक्साइड बनाएंगे। सेम चीज ग्रुप सेकंड भी सबके सब ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले, ग्रुप फर्स्ट में लिथियम जो बनाता है वो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम जो बनाता है वो पेरोक्साइड बनाता है, और बाकी तीन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ग्रुप सेकंड में सुपर ऑक्साइड नहीं बनते, लेकिन पहले दो यानी कि आपके बेरिलियम और मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे, चाहे ऑक्सीजन एक्सेस हो और चाहे लिमिटेड हो। लेकिन उसके बाद जो है कैल्शियम है, स्टोनशियम है, बेरियम है, ये पेरोक्साइड बना सकते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकते। बात समझ आई सबको? क्लियर हो गई सबको बेटा? यस सर। नेक्स्ट सर नेक्स्ट देखिएगा। सुपर ऑक्साइड नॉट सुपर ऑक्साइड बसती ही है ना? क्या बेटा? क्या बेटा? सुपर ऑक्साइड पूरा पीरियोडिक टेबल में बसती नहीं है ना? KO2 Pb। हाँ बस तीन ही है, चार है। मैं बताता हूँ चार है, कैसे बताता हूँ। नोट सुपर ऑक्साइड एंड पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा जी? पैरामैग्नेटिक होते हैं और कलर्ड। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? सुपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा जी? सुपर ऑक्साइड होता है O2-1। यस और नो? इस पे MOT लगा दो। इस पे MOT लगाओगे तो क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा जी? ऑक्सीजन के 16 और एक नेगेटिव आ गया तो 17 इलेक्ट्रॉन। और 17 इलेक्ट्रॉन का जब तुम MOT निकालोगे तो क्या आएगा बेटा जी? पैरामैग्नेटिक आएगा। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा वो क्या होता है बेटा जी? कलर्ड होता है नेचर में। अगर तुम इसको देखोगे O2-2-, ये क्या होता है बेटा जी? ये होता है पेरोक्साइड। समझ रहे हो? इस पे तुम MOT लगा दो। कुछ नया वर्ड तो नहीं लग रहा ना MOT तुम्हें? सुना सुना लग रहा है कुछ? MOT क्या होता था? बोलो भाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सीखा था, उसमें निकालना पैरामैग्नेटिक और कलर्ड और ये सब कुछ निकालना सीखा था। तो तुम O2 पे लगाओगे, KO2 पे, तो तुम वहां पे MOT लगा करके कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 18 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। ये क्या हो जाता है बेटा जी? आपका डायमैग्नेटिक हो जाता है और कलरलेस हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा KO2 और Na2O2। KO2 मतलब सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड मतलब O2-1, और ये पेरोक्साइड मतलब O2 की पावर -2। बताओ कलर्ड है कि पैरामैग्नेटिक है कि क्या? नहीं बता सकते क्या? तो भाई इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। KO2 का ब्रेक कैसे करेंगे? K+ और साथ में क्या होगा? O2-1। इस पे MOT लगाओगे और चेक कर लोगे। और Na2O2 है अगर, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे? 2Na+ और साथ में क्या है? O2-2। और इस पे क्या लगा लोगे? MOT लगा लोगे। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, क्या चीज है। ठीक है? लिथियम जो है हमेशा ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बेटा जी कभी कभी ये स्मॉल अमाउंट में पेरोक्साइड भी बनाता है। सोडियम जो है पेरोक्साइड बनाता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में ये NaO2 यानी के बोलो सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। स्मॉल क्वांटिटी भाई, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो बेटा जी सुपर ऑक्साइड तीन तो इसके हो गए, और एक स्मॉल क्वांटिटी में कौन बना लेता है? बोलो। सोडियम बना लेता है कभी कभार। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर इन ऑक्साइड्स की देखी जाए तो सबसे ज्यादा नॉर्मल ऑक्साइड होगा, उसके बाद पेरोक्साइड होगा, उसके बाद सुपर ऑक्साइड होगा। मतलब O2-2 सबसे ज्यादा स्टेबल, O2-2 या फिर O पे-1 ये दूसरे नंबर पे होगा, और O2-1 या O½ ये तीसरे नंबर पे होगा। सबसे ज्यादा नॉर्मल, फिर पेरोक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी होती है। जैसा कि हमने बताया था सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, लेकिन ये नीचे वाले क्या बनाएंगे? पेरोक्साइड। याद करो मैंने एक रेडॉक्स रिएक्शन में तुम्हें ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बताई थी। बेरियम का चार्ज निकालना था, +2 होगा क्योंकि -1 -1, इसको हाफ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। यस और नो बेटा?
ऐसे ही एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर सिखाई थी मैंने, एक ही पंख रह गया बटरफ्लाई का तो हाफ बटरफ्लाई लिख सकते हैं। BeO जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है, इसीलिए इसको ग्रुप सेकंड एलिमेंट तो कहते हैं, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते। पता है ना ये बात सबको। बेरिलियम को हम कभी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये ऑक्साइड जो होते हैं इसके वो एम्फोटेरिक होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। MgO कैसा होता है बेटा जी? वीक बेस होता है। अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो जितना ऊपर से नीचे जाएंगे उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं और उतने ज्यादा बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक है BaO, फिर SrO, फिर CaO। MgO तो जो होता है ये क्या होता है बेटा जी? वीक बेस। और BO तो आपको पता ही है क्या है? एम्फोटेरिक। बोलो हाँ है ना। बेसिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि बोलो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा जी? इंक्रीजेस। इस वजह से ये ऑर्डर आता है। समझ आई बात सबको? चले आगे। yes. रिएक्शन विद हाइड्रोजन बेटा जी, अगर हम देखें एल्कली मेटल फॉर्म आयनिक हाइड्राइड विद हाइड्रोजन। आयनिक हाइड्राइड मतलब H पे -1 और इस पे कैसा चार्ज आएगा बेटा जी? प्लस का। लेकिन ध्यान रहे कि ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है नॉट इजी, ये रिएक्शन आसान नहीं होती, लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है बोलो? इजीली हो जाता है। क्यों इजी नहीं होता भाई? ये 1073 केल्विन पे होगा और बाकी सारी रिएक्शन 673 केल्विन पे हो जाएगी। क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? बोलो बाकी सबसे हाई होती है और ऊपर से नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इसलिए उसमें टेम्परेचर कम। लेकिन हाइड्रोजन वाले में, लिथियम हाइड्रोजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है। इधर देखोगे तो एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल द अल्कलाइन मेटल्स फॉर्म MH2 टाइप हाइड्राइड ऑन हीटिंग विद H2। ये बनाता ही नहीं है। रीजन क्या है? कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी तो लिथियम से भी ज्यादा हाई होगी। भाई लिथियम भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके बना रहा था, बेरिलियम बनाता ही नहीं है क्योंकि इसकी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बेटा वो तो ज्यादा होती है और भी किससे? लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी से। बोलो समझ आ रही है बात? इसलिए इसके हाइड्राइड बनते ही नहीं है, बाकी सब क्या बना लेते हैं बेटा जी? हाइड्राइड्स बना लेते हैं। क्लियर है सबको बात? बोलो 24-26। हाँ बेटा बोलो। बोल रहा था कोई कुछ? चलिए नेक्स्ट देखेंगे तो व्हेन हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन बैक। अगर हम ये जो हाइड्राइड बने हैं उनको वापस से वाटर के साथ रिएक्ट कर दे तो जो हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करे वो हाइड्रोजन एज इट इज बाहर आ जाएगा निकल के और हाइड्रोक्साइड्स जनरेट होंगे। लिथियम हाइड्राइड हीट किया, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्राइड हीट का सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और इस तरह से। अगर इन लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की तरफ देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। रीजन क्या है बता सकते हो? क्योंकि साइज क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज। साइज इंक्रीज तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या करेगी बेटा? बोलो डिक्रीज। तो साइज इंक्रीज, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज। मतलब हल्का सा हीट करने पे ही पिघल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज क्यों हो रही है बेटा जी? क्योंकि नीचे जाएंगे तो आसानी से क्या हो सकता है? OH बन सकते हैं पानी के साथ। तो इसलिए क्या होगा? बेसिक प्रॉपर्टी नीचे की तरफ जाते हुए हमेशा इंक्रीज करेगी। H- देगा ये। H- क्या होता है? कंजुगेट। बोलो यार H- क्या होता है? कंजुगेट बेस। भाई CS और H को तुम तोड़ोगे तो CS प्लस मिलेगा और H- मिलेगा। H- मीन्स इट इज अ कंजुगेट बेस। तो जितना नीचे जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है। H- का निकलना आसान हो रहा है कि मुश्किल हो रहा है? बताओ। आसान हो रहा है।
H निकलना माइनस आसान हो रहा है, मतलब कंजुगेट बेस निकलना आसान हो गया, इसलिए मतलब बेसिसिटी बढ़ गई। बोलो बेसिक कैरेक्टर बढ़ गए। BeH2 हमने ऊपर कहा कि बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हमें मान लो बनाना ही है BeH2 इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ BeCl2 विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड लिथियम एल्यूमिनियम H4 मतलब हाइड्राइड। तो जब हम इस बेरिलियम Cl2 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम जो नहीं बना पा रहे थे डायरेक्टली BeH2 बन के तैयार हो जाता है, लिथियम क्लोराइड निकलता है और AlCl3 निकल जाता है। तो ये जो BeH2 होता है और MgH2 होता है आर कोवलेंट व्हाइल अदर आर आयनिक। बात समझ आ रही है? जितने भी हाइड्राइड ऊपर देखे थे तुमने यहाँ पे, ये पीछे की तरफ अगर जाए हम हाइड्राइड में, इसमें तो हाइड्राइड में जो आपको ऊपर के अगर छोड़ दिए जाए, कौन से यहाँ पे बनने वाला BeH2 जो आगे बनेगा, ये तो सारे ये दोनों क्या है बोलो बेटा, कोवलेंट, और बाकी सब क्या है बेटा जी आपके आयनिक। सेम चीज इधर भी, ये जो लिथियम का हाइड्राइड होता है ना, इसमें काफी ज्यादा क्या होता है कोवलेंट, और बाकी सब क्या होता है जनरली बेटा जी आयनिक। ये बात समझ आई? क्यों होता है ऐसा? इसको बोलते हैं फजान रूल। याद है कुछ? फजान रूल, जितना छोटा कैटायन उतनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर, और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर उतने ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। तो जो सबसे ऊपर एटम्स है, जैसे लिथियम है, इधर बेरिलियम और मैग्नीशियम है, इनके साइज बहुत छोटे होते हैं, तो इनका कैटायन छोटा होने से इनके कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा कि ये आयनिक रहते ही नहीं। ये क्या होता है बेटा जी, एक्चुअल में कोवलेंट ही होते हैं। ठीक है बेटा? Yes. चलिए आगे। पॉलीमेरिक बनता है, देखो यहाँ पे ये कैसा बन रहा है बेटा जी। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो इट इज पॉलीमेरिक बेरिलियम हाइड्राइड। पॉलीमेरिक, ये जो हाइड्रोजन होता है इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज हाइड्रोजन। ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं इसको। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और आपको देख रहे होंगे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। तो उससे भी ये प्रूव हो रहा है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है कैसे होता है बेटा जी, कोवलेंट इन नेचर होता है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है किसके साथ बेटा जी, हैलाइड। हैलाइड मतलब बोलो, हैलाइड मतलब हेलोजन। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा जी आयोडीन की बात कर रहे हैं। तो अल्कली मेटल्स आर रिएक्ट डायरेक्टली विद हेलोजन टू फॉर्म MX। M मतलब ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स, X मतलब हेलोजन। आयनिक नेचर ऑफ MX इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। पता ही है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लगेगा बोलो बेटा जी, फजान रूल लगेगा। तो lithium chloride is covalent in nature due to polarization of Cl negative ion by small lithium positive ion, hence its tendency of hydrolysis is more. और potassium, rubidium, cesium halide react with more halogen to give polyhalides। तो वो आगे इस तरह से रिएक्शन दे सकते हैं polyhalides। तो अगर आपसे पूछने लगा बताओ लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, सीजियम रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड में सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन, बता सकते हो सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन इसमें से, और सबसे ज्यादा आयनिक कौन? ये क्या होगा बेटा जी, ये होगा मोस्ट कोवलेंट। और ये क्या होगा बेटा जी, ये होगा लीस्ट कोवलेंट। और जो लीस्ट कोवलेंट होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है बेटा जी, मोस्ट आयनिक होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजेस। और साइज इंक्रीजेस तो फजान रूल का रूल क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। फजान रूल तो कहता है कि जितना ज्यादा कैटायन स्मॉल होगा उतने ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। सेम चीज अगर तुम सेकंड में देखो तो एल्कलाइन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म MX2 ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। सेम वही चीज जो इधर है वो इधर लगेगा। हाइड्रोलिसिस टेंडेंसी ऑफ दीस हैलाइड डिक्रीज फ्रॉम BeCl to BaCl2 ड्यू टू डिक्रीज इन कोवलेंट कैरेक्टर। और BeCl2 एंड MgCl2 आर कोवलेंट इन नेचर। इनको तो हम जनरली कोवलेंट ही मानते हैं। आगे बताऊंगा, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 का नीट में क्वेश्चन भी है। और आगे इनकी कुछ ये रिएक्शंस दी हुई है इस तरह से।
तो रिएक्शन का कोई अल्टरनेटिव अपने पास होता नहीं है। आपको वो रिएक्शन ज्यादातर ध्यान रखनी है जो कि एनसीईआरटी में गिवन हो। अगर एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तुम इसको KI3 को अगर ब्रेक करोगे, K प्लस और क्या बनेगा बेटा जी, K प्लस और I3 माइनस बनेगा, ध्यान रखिएगा। यस और नो? जैसे सीजियम ब्रोमीड है और इसको अगर ब्रेक करोगे तो सीजियम +1 और साथ में क्या या और प्लस बनेगा बेटा, वो माइनस बनेगा। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? यस। पॉलीहैलाइड्स बोल देते हैं इनको, पॉलीहैलाइड टाइप कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखिएगा, अगर इसमें तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर बेटा जी। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तुम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का, तो जनरली तुम्हारा क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड, और क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन गैस। रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। रीजन तुम्हें पता ही है, मैंने बता चुका रिएक्टिविटी का। तो क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए लिथियम टू सीजियम क्या होता है बेटा जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज तो रिएक्टिविटी क्या करेगी बेटा, रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। तो लिथियम क्या है यहाँ पे, लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर है। सोडियम रिएक्ट विगोरसली, पोटेशियम रिएक्ट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। सोडियम धुआं निकालता है, स्मोक निकालता है पानी के साथ, लेकिन पोटेशियम तो आग ही लगा देगा। और इरिडियम सीजियम रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, मतलब भाई दूर खड़े हो जाओ, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारी आंखें हाथ वाथ खराब हो जाए अगर तुम सीजियम को या रुबिडियम को पानी में फेंक रहे हो। मोनोऑक्साइड गिव स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सॉल्यूशन विद वाटर। इसके जो मोनोऑक्साइड्स है वो क्या देंगे पानी के साथ बेटा जी, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेंगे। या सुनो, जैसे आपका Na2O है प्लस H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको बेटा जी, NaOH। या आपका बेटा जी लिथियम 2O है, H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा बेटा जी, लिथियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इस तरह से समझ आ रही है बात? बोलो हाँ है ना? अगर सेकंड की बोले तो these metal react slowly with water give H2 and metal hydride। रिएक्ट ये भी करेंगे, हाइड्रोक्साइड ये भी बनाएंगे, हाइड्रोजन ये भी देंगे, लेकिन ग्रुप फर्स्ट से थोड़ा स्लो। क्यों स्लो कर रहे हैं, क्या रीजन है इसका, हाई, बोलो क्या हो गया इनका, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसलिए पानी के साथ रिएक्टिविटी भी थोड़ी सी क्या हो गई बेटा जी, कम हो गई। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि ये क्या बना लेता है अपने सरफेस पे, ऑक्साइड फिल्म बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा जी, फिल्म मतलब लेयर। बेरिलियम अपने सरफेस पे ऑक्साइड की फिल्म बना लेता है, जिससे कि ये पानी के साथ रिएक्ट जनरली नहीं करता। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली विद हॉट वाटर। बताया था मैंने आपको रेडॉक्स में मैग्नीशियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ, तीनों जगह बता रखा मैंने। मैग्नीशियम की रिएक्शन 3 तरह की होती है। अगर हम H2O ले कैसा बेटा जी, कोल्ड H2O ले, हॉट और H2O ले कैसा बेटा जी, ये कोल्ड है, ये हॉट है और ये स्टीम है। बताओ क्या बनेगा, याद है कुछ? पहले वाले में तो लिखा हुआ आएगा नो रिएक्शन। दूसरे वाले का क्या होगा बेटा जी, MgO बनता था, हाइड्रोजन निकलता था, और तीसरे वाले में MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 बनता है। तो इस तरह से मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी होती है पानी के साथ। कोल्ड के साथ होगी नहीं, हॉट के साथ होगी, स्टीम के साथ होगी। लेकिन कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट नॉट एज एनर्जेटिकली एज एल्कली मेटल। कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आते हुए थोड़ी कम हो गई है, तो अब ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन उतनी विगरसली या उतना ज्यादा नहीं जितना कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट करते हैं। अगर मैं फ्रॉम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर हमेशा क्या करेगा बेटा जी, इंक्रीज करेगा। हाइड्रोक्साइड ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज, क्योंकि साइज बढ़ता है, OH का डोनेशन आसान हो जाता है, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। डाउट है कुछ दिमाग में, बताओ यहां तक? नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी, नाइट्राइड। मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाइट्राइड ग्रुप फर्स्ट में सिर्फ कौन करता है, जल्दी से बताओ? ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड, बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाता। ओनली लिथियम रिएक्ट डायरेक्टली विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड व्हिच गिव NH3 ऑन रिड्यूसिंग विद वाटर। अगर हम इसको पानी के साथ रिएक्ट करें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और NH3 गैस निकल जाएगा। लेकिन ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड ए, ग्रुप सेकंड ए का मतलब होता है बेटा जी, हम जो है, याद है S ब्लॉक को और P ब्लॉक को कंबाइनली क्या कहते थे, क्या कहते थे, रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते थे बेटा, याद है? तो हम जो एस ब्लॉक का ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड होता है ना, इसको हम फर्स्ट ए और इसको हम सेकंड ए कह देते हैं। जब हम पी ब्लॉक में जाते हैं, जो ग्रुप 13 होता है, जो ग्रुप कौन सा बेटा 13, उसको हम कहते हैं फर्स्ट बी। क्या कहते हैं उसको? बोलो फर्स्ट बी। 14 को क्या कहते हैं? बोलो सेकंड बी। सेकंड बी। ऐसे ही हम थर्ड बी और इसको, क्योंकि दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है तो एस को ए से दिखा दिया और बी को हमने बी से दिखा दिया। समझ आ रही है बात? तो इसमें सबके सब रिएक्ट करते हैं बेटा जी नाइट्राइट। जैसे B3N2 है, पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो ये भी हाइड्रोक्साइड और अमोनिया देगा, ये भी हाइड्रोक्साइड और अमोनिया देगा। बात समझ आ रही है? ग्रुप फर्स्ट के सब मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? नाइट्राइट पे कैसा चार्ज होता है? नाइट्राइट पे चार्ज बताओ N-3 होता है। यस और नो बेटा? तो 3 यहाँ पे आ जाएगा और ग्रुप सेकंड पे कैसा चार्ज होता है? +2, तो 2 यहाँ चला जाएगा। समझ आ रही है बात? सबके सब नाइट्राइड बनाएंगे और नाइट्राइड को फर्दर तुम पानी के साथ रिएक्ट करोगे, चाहे लिथियम के और चाहे ग्रुप सेकंड के, तो तुम्हें कौन सी गैस मिलेगी? बोलो यार, अमोनिया गैस। फॉर्मेशन ऑफ एमलगम। एमलगम का मतलब होता है, कभी भी तुम्हें एमलगम लिखा हुआ मिले तो समझ जाओ कि वो किसकी बात कर रहा है बेटा जी? मरकरी। किसकी बात कर रहा है? मरकरी लिक्विड की। तो मरकरी लिक्विड क्या करता है? मेटल की लिक्विड। मरकरी तो पहले से लिक्विड है, बोलो हाँ है ना? जल्दी बोलो। मरकरी पहले से लिक्विड है। तुमने हीट किया सोडियम को तो सोडियम भी लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। दोनों लिक्विड को, मरकरी लिक्विड को और बेटा जी सोडियम लिक्विड को आपस में मिक्स कर दो। तो जैसे ही मिक्स करोगे तो जो सोडियम है वो तो कुछ देर में सॉलिड होने लगेगा, हाँ या ना? बोलो, कुछ देर में सॉलिड होने लगेगा। तो वो मरकरी को भी अपने साथ किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है बेटा जी? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो बन के तैयार होता है ना मिक्सचर, ये होता है एक होमोजीनस मिक्सचर। ऐसा होता है बेटा जी, होमोजीनस। और ये जो होमोजीनस मिक्सचर बन के तैयार होता है मेटल और मरकरी का, इस मेटल और मरकरी के होमोजीनस मिक्सचर को ही हम एमलगम कहते हैं। समझ आ रही है बात? तो ऑल दी मेटल्स गिव अमेलगम विद मरकरी। ग्रुप फर्स्ट के सारे मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब के सब अमेलगम बनाएंगे। These metals react with other metals to give mixed metal alloys, और दूसरों मेटल के साथ मिलके एलॉयज भी बना सकते हैं। ये भी क्या करते हैं बेटा जी? जैसे ग्रुप फर्स्ट की प्रॉपर्टी है वैसे ही ग्रुप सेकंड की भी प्रॉपर्टी है। यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, सब के सब क्या बनाएंगे? अमेलगम बनाएंगे। समझ आती है बात? बोलो बेटा हाँ है ना? यस सर। यस सर। लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन बेटा जी, ग्रुप फर्स्ट की लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑल द अल्काली मेटल डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया प्रोड्यूस ब्लू कलर का सॉल्यूशन। ब्लू कलर एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, अमोनिया के साथ प्रेजेंट है, इसको ही हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। हमने क्या करा? सोडियम लिया और उसको लिक्विड अमोनिया के साथ विद देयर स्टोइकियोमेट्री रिएक्ट कर दिया। जब रिएक्ट करा तो एक कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हुआ जिसपे +1 का चार्ज है और ये NaNH3 का होल X है जिसको अमोनिएटेड आयन, और ये इलेक्ट्रॉन और बेटा जी NH3 का होल Y नेगेटिव चार्ज है जिसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो द ब्लू कलर एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। याद है तुम्हें सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने तुम्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ाया था बेटा जी, जिसमें लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड सीरीज थी, और एक इलेक्ट्रॉन नीचे ग्राउंड से हायर एनर्जी स्टेट में जाता था तो वो अनस्टेबल होता था और वापस फिर कहाँ पे आता था बेटा जी? ग्राउंड स्टेट में आता था बाय द इमिशन ऑफ एनर्जी। और जब वो वापस आता है, इमिशन ऑफ एनर्जी करता है, तो बेटा उस टाइम निकलती है वहां पे विजिबल रे, और विजिबल रे में छुपा हुआ होता है क्या बेटा जी? विबग्योर, जिससे हमें क्या दिखाई देता है बेटा जी? कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ये वही काम करता है कि ये विजिबल रे प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कैसा कलर का दिखता है बेटा जी? ब्लू कलर का दिखता है।
सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ अमोनिएटेड आयन अमोनिएटेड। भाई पॉजिटिव आयन भी है नेगेटिव आयन भी है, तो ये क्या होगा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, आसानी से पास करेगा, यानी कि क्या होगा बेटा जी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। दिस डाइल्यूट सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होता है बेटा जी, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो, पैरामैग्नेटिक, तो ये अपने आप पैरामैग्नेटिक है। ग्रुप सेकंड में आ जाते हैं, ओनली कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम गिव्स ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यानी कि कौन नहीं दे रहा है, बेरिलियम और मैग्नीशियम आपका जनरली नहीं दे रहा है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर स्मॉल इन साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी, डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड NH3। बात समझ आई कि नहीं आई। ग्रुप फर्स्ट में अगर तुम देखोगे तो लिथियम टू सब के सब डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप सेकंड में से सिर्फ कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम डिसॉल्व होंगे, लेकिन बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। डार्क ब्लू कलर आता है, कैसा कलर आता है बेटा जी, डार्क ब्लू। इसका कैसा कलर आ रहा था बेटा जी, बोलो। यहाँ पे कैसा कलर था, अगर तुम देखो तो ब्लू कलर, और यहाँ पे कैसा कलर है बेटा जी, डार्क ब्लू। दोनों में फर्क है, ब्लू कलर तो ब्लू होता है और डार्क ब्लू मतलब जैसा नेवी कलर जिसको बोल देते हैं। सॉल्यूशन बिकम फैट इफ इट्स अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ मेटल अमाइड फॉर्मेशन। तो जो डार्क ब्लू कलर होता है वो धीरे धीरे लाइट ब्लू में कन्वर्ट होने लगता है अगर सॉल्यूशन को अनटच कुछ घंटे कुछ दिन रख दे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनिएटेड आयन है वो कन्वर्ट होने लगता है किसमें, NaNH2 में, इस तरह से। एक्सेप्शन लिथियम फोम इमाइड, लिथियम इमाइड बना सकता है NH3 के साथ ये। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन सॉल्यूशन इट कन्वर्ट इनटू ब्रॉन्ज कलर ड्यू टू क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल। ये ध्यान रखिएगा, बात को मैं बताऊंगा आगे। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 3 मोलर से कम रहेगी तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का रहेगा दोनों साइड, और अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा हो जाएगी तो कलर कैसा हो जाएगा, बोलो, कलर कैसा हो जाएगा बेटा जी, ब्रॉन्ज कलर। दिख रहा है लिखा हुआ ब्रॉन्ज कलर सबको, हाँ है ना, ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन 3 मोलर से ज्यादा हुई। ये कैसा था, बोलो, पैरामैग्नेटिक। ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन 3 मोलर से ऊपर जाके जब ब्रॉन्ज कलर बनता है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, जल्दी बता दो, डायामैग्नेटिक हो जाता है। बात समझ आई यहां तक सबको, कोई डाउट हो दिमाग में तो बोलो। चलिए आगे बेटा। यस सर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऊपर से ही मैंने उठाए हुए हैं, लेकिन उनको एक अलग वे में एक्सप्लेन कर दिया ताकि सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक तरफ आ जाए। ये नीट का मेन पोर्शन है एस ब्लॉक का, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेट होते हैं। बेरिलियम ओनली फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम आपको पता है, हम बेरिलियम को ग्रुप सेकंड एलिमेंट कहते हैं, लेकिन क्या नहीं कहते, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन का मतलब बेस होता है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड और बेटा जी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है, देख सकते हो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, और किसके साथ, बेस के साथ। एसिड के साथ किया तो BeCl2 बनाया, और बेस के साथ रिएक्शन करा तो बेटा जी सोडियम बेरिलेट बनाया। ये जो फॉर्मूला है बेटा अच्छे से याद कर लेना, पूछेगा तो। बेरिलियम ऑक्साइड बेस भी है, बेरिलियम ऑक्साइड एसिड भी है, दैट मींस दिस रिएक्शन शोज दैट बेरिलियम ऑक्साइड इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखोगे, ओनली लिथियम फॉर्म नाइट्राइड इन ग्रुप फर्स्ट व्हाइल इन ग्रुप सेकंड ऑल एलिमेंट फॉर्म नाइट्राइड। बता चुका मैं आपको कि ग्रुप फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, बाकी कोई नहीं बनाएगा, लेकिन ग्रुप सेकंड में सब के सब क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। लिथियम हैज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई इट फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, इस तरह से। लेकिन बाकी कोई भी नो रिएक्शन, लेकिन ग्रुप सेकंड के सारे एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ क्या बना के दिखाएंगे, नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करके दिखाएंगे। ग्रुप फर्स्ट मेटल्स रिएक्ट विद अल्कोहल, एसिटाइलिन, हाइड्रोजन। एसिटाइलिन मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अल्कोहल मतलब तो अल्कोहल OH होता ही है, हाइड्रोजन एल्हाइड।
थोड़ा बहुत अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें आने लगी है तो तुम थोड़ा सा अल्कोहल और ये चीजें पहचानने लगे हो या नहीं? बोलो भाई 24, 26। अगर तुम ग्रुप फर्स्ट को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करोगे तो बेटा जी इस तरह से रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। सेकंड के साथ करोगे एसिटाइलिन के साथ तो उसके दोनों हाइड्रोजन निकल के वहां पे मेटल आ जाएंगे, H2 निकल जाएगा। HX के साथ करोगे तो इस तरह से रिएक्शन होगी। मतलब अगर मैं कहूँ कि कैसे रिएक्शन कर सकते हो, जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH, और तुमने यहाँ सोडियम रख लिया तो दोनों साइड के इसके H निकल जाएंगे कार्बन के और उस पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा और उसकी जगह Na+ और Na+ आ जाएगा और दो हाइड्रोजन निकल गए तो हम कहेंगे कि क्या निकल गया? H2 निकल गया। इस तरह से ये सारी रिएक्शंस है अल्कोहल, एसिटाइलिन और हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। क्लियर सबको? बोलो बेटा हाँ है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग करके लिख दिए मैंने सारे। नेक्स्ट देखोगे तो ऑल ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। सबके सब किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा जी? हाइड्रोजन के साथ। मैंने ये पहले बता भी दिया। लेकिन लिथियम डज नॉट रिएक्ट एट लो टेम्परेचर। वही सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्ट एट लो टेम्परेचर। लिथियम कितने पे? क्या मैंने आपको ऊपर नहीं बताया कि 1073 केल्विन पे रिएक्ट करता है और कैसा होता है? बोलो बेटा जी। कोवेलेंट होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू, बोलो यार, ड्यू टू फिजान रूल। और बाकी ये सारे कैसे होंगे बेटा जी? जनरली आयनिक हाइड्राइड होते हैं। इनको हम जनरली आयनिक हाइड्राइड, मोस्ट आयनिक पूछे तो कौन होगा बताओ? अगर हम इसमें से पूछे लिथियम है ना, और सोडियम हाइड्राइड है और पोटेशियम हाइड्राइड है, रुबिडियम हाइड्राइड है और सीजियम हाइड्राइड है, तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा? ये होगा भाई, मोस्ट आयनिक हाइड्राइड, है ना बेटा? यस। और ये लिथियम क्या होगा? ये होगा मोस्ट कोवेलेंट। मोस्ट कोवेलेंट हम बता सकते हैं आसानी से, हमें फजान रूल पता है। जितना छोटा कैटायन उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना लार्ज होगा उतना स्मॉल। उसके बाद देखिए अगर बेटा जी हम नेक्स्ट तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। क्या हमने पढ़ा ऊपर? ऑक्साइड परऑक्साइड कौन बनाता है? लिथियम क्या बनाता है बेटा जी? सिर्फ ऑक्साइड। बताओ सोडियम क्या बनाता था? परऑक्साइड। और बेटा जी जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होते हैं, ये तीनों क्या बनाते हैं बेटा जी? सुपर ऑक्साइड। रटा हुआ है ये तो, ब्लड जाना चाहिए। देखो ऑक्साइड को अगर तुम पानी के साथ रिएक्शन करोगे बेटा तो हाइड्रोक्साइड और एनर्जी निकलेगी बस। लेकिन तुम परऑक्साइड को अगर पानी के साथ करोगे तो हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तुमने अगर सुपर ऑक्साइड को हीट किया तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनेगा। और अब थर्ड पॉइंट भी आ जाएगा क्या बेटा जी? ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे लिथियम को रिएक्ट करा H2O के साथ तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बना बस। सोडियम को रिएक्ट करा H2O के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2O2 भी आया। पोटेशियम को हीट किया तो हाइड्रोक्साइड भी आया, H2O2 भी आया, O2 भी आया, एक्सेट्रा। इस तरह से समझ रहे हो बेटा? हाँ है ना। तो ये याद रखना कि ऑक्साइड को पानी के साथ हीट करूं तो हाइड्रोक्साइड बनता है, परऑक्साइड को हीट करूं तो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, और सुपर ऑक्साइड को हीट करूं तो हाइड्रोक्साइड परऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड है ना, बट इन स्मॉल क्वांटिटी इट फॉर्म लिथियम परऑक्साइड। मैं बता चुका तो मैं ये सारी बातें नहीं ऊपर। सोडियम जनरली फॉर्म परऑक्साइड बेटा जी, बट इन स्मॉल क्वांटिटी इट फॉर्म क्या बेटा जी? सुपर ऑक्साइड। लेकिन रुबिडियम, सीजियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड। लेकिन ये कहाँ पे बात हो रही है? कहाँ पे बात हो रही है? इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है बेटा, ये याद रखोगे ना। लिमिटेड की बात तो होती ही नहीं है। लिमिटेड में तो सबके सब क्या बनाते हैं? बस लिमिटेड में तो सबके सब क्या बनाएंगे बेटा जी? सिर्फ ऑक्साइड्स बनाएंगे बेटा। देखिए नेक्स्ट, रिएक्टिविटी विद हैलोजन विद फर्स्ट ग्रुप F2Cl2Br2I2। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बोलो बेटा जी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? फ्लोरीन। और सबसे कम रिएक्टिव कौन बेटा जी? आयोडीन। अगर रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सीजियम।
और सबसे कम कौन होगा? बोलो लिथियम। किसकी वजह से? ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से, है ना। अगर हम इनके कंपाउंड बनने के बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा और आयोडाइड का सबसे कम। रीजन क्या है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या होगी? बोलो बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, और जितना कम बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा जी? बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम। तुमसे अगर पूछ लिया जाए, बताओ सोडियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो क्या बताओगे? किसका सबसे ज्यादा? बताओ सबसे ज्यादा। भाई लिथियम फ्लोराइड। फिर क्या होगा? सोडियम फ्लोराइड। फिर कौन होगा बेटा जी? पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड। फिर कौन होगा बेटा जी? रुबिडियम फ्लोराइड। और सबसे कम किसका होगा? सीजियम फ्लोराइड। क्योंकि इधर की तरफ जाते हुए आपका क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ बोलो इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या कर रही है बेटा जी? डिक्रीज। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होता है, इसके बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे बोलो सबसे कम होती है। सोल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं वाटर में, लिथियम फ्लोराइड लीस्ट सोल्यूबल है और सीजियम फ्लोराइड यहाँ पे मोस्ट सोल्यूबल है। रीजन क्या है? लिथियम फ्लोराइड नॉट सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाई लैटिस एंथैल्पी। याद है ना, हमने बताया था लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा जी? साइज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा जी? चार्ज के। तो चार्ज तो यहाँ पे सब पे सेम ही है ना, +1 +1 +1। तो चार्ज से निकाल सकते हो क्या लैटिस एंथैल्पी? नहीं। तो फिर किससे निकालेंगे बेटा? साइज से। सबसे छोटा साइज लिथियम का, तो इसलिए लिथियम की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा। जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होती है सोल्युबिलिटी उतनी कम होती है। नहीं बात समझ आए? लैटिस एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या बेटा? सोल्युबिलिटी। कर लोगे याद इसको यार? बताओ। Yes, sir. Cesium iodide. Cesium iodide also very less soluble in water because of less hydration enthalpy due to their large size ion. अब क्वेश्चन आया ये कि भाई ये लिथियम फ्लोराइड है और इसके नीचे यहाँ पे सीजियम फ्लोराइड है। फिर ये लिथियम क्लोराइड है और उसके नीचे क्या है? बोलो सीजियम क्लोराइड है। लिथियम ब्रोमाइड है और उसके नीचे कौन होगा? सीजियम ब्रोमाइड सबसे नीचे। लिथियम आयोडाइड है और नीचे कौन होगा? सीजियम आयोडाइड। हम क्या कह रहे हैं? वो सबसे कम सोल्यूबल कौन है इस वाले में? बोलो ये लीस्ट सोल्यूबल बता रहे हम। बोलो हाँ है ना। क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है। और फिर हम कह रहे हैं कि इसमें सीजियम आयोडाइड लेस सोल्यूबल है। रीजन क्या है? इसकी बोलो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी लीस्ट है। एक्चुअल में जो सोल्युबिलिटी होता है बेटा किसी का भी, सोल्युबिलिटी इन वाटर की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? बोलो यार हाइड्रेशन एनर्जी के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? लैटिस एंथैल्पी के। समझ आ रही है बात? कहीं पे लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। कहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो भाई सीजियम आयोडाइड इज लीस्ट सोल्यूबल किसकी वजह से? बोलो यार, बोलो ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है इस वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा साइज होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी कम होती। और बेटा जी लिथियम फ्लोराइड कम सोल्यूबल है पानी में, क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है बात? एंथैल्पी के बारे में एक बार बता दो। हाँ, लैटिस एंथैल्पी लिथियम फ्लोराइड की बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी काम नहीं करती, तो सोल्यूबिलिटी कम है। सीजियम आयोडाइड इसलिए सोल्यूबल नहीं है क्योंकि लैटिस एंथैल्पी तो बहुत कम है, लेकिन एज वेल एज इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बहुत कम है। तो किसी की हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर कम हो तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है? बोलो बेटा, कम हो जाती है। उसके बाद लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड है सोल्यूबल इन
ethanol, acetone and other solvent of low polarity due to predominant covalent character. किसकी वजह से? पजान रूल की वजह से। भाई जो भी ये ऊपर के एलिमेंट्स थे, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इनमें क्या आ जाता है बेटा? लिथियम सबसे छोटा साइज है, तो इन सब में क्या होते हैं? कोवलेंट, बोलो यार, कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। तो ये ऐसे सोलवेंट में डिसोल्व होना शुरू हो जाते हैं जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, इथेनॉल, एसीटोन वगैरह में। लिथियम आयोडाइड हैज हाईएस्ट कोवलेंट कैरेक्टर ड्यू टू फजान रूल, और लिथियम क्लोराइड आल्सो सोल्यूबल इन पाइरिडीन। ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप देख सकते। कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ आया हो तो पूछ लो भाई। नहीं तो आगे चले, बताइए। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बता दीजिए। इसके एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी नोट्स पढ़ो एस ब्लॉक के, पता लग जाएगा। पढ़े नोट्स, पढ़े एस ब्लॉक? बोल भाई, पढ़ा था? ऋतिक बोल रहा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाइड्रेशन एंथैल्पी, कोई भी चीज अगर किसके साथ, पानी के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पे क्या निकलती है? एनर्जी। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। या इसी को क्या कहते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। जितना छोटा साइज होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, बोलो, जितना छोटा साइज होगा आयन का उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। देखिए बेटा जी, ऑक्सो एनायंस, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? Where the bond formed between OH known as oxo acids, जैसे आपका कौन? H2SO4, HNO3, H3PO4, या बेटा जी H2CO3, या बेटा जी कोई भी इस तरह से HClO4, HBRO4, इस तरह से कोई भी जिसमें क्या बनता हो? OH बॉन्ड बनता हो, उनको क्या कहते हैं? ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। और उनसे मिलने वाले उनके आयंस को क्या कहा जाता है? बोलो भाई, ऑक्सो एनायंस। ऑक्सो एसिड से मिलने वाले नेगेटिव पार्ट ऑक्सो एनायंस कहता है। इन ऑक्सो एनायंस को हम ग्रुप फर्स्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सल्फेट है, Na+ होता है, और सल्फेट को रिएक्ट करते तो क्या बनेगा बताओ जरा? Na2SO4। इसको क्या देते हैं? ऑक्सो सॉल्ट, या इसको क्या देते हैं? सल्फेट। तो when group first and second elements react with oxo anions formed oxo salts, तो oxo anions के साथ oxo salt बनेगा। जैसे नाइट्रेट के साथ NO3-, जैसे CO3 2- के साथ, जैसे SO4 2- के साथ, नाइट्रेट के साथ CO3 2- के साथ, और SO4 2- के साथ हमने रिएक्टिविटी की, तो ये क्या बन गए? सब के सब ग्रुप फर्स्ट के क्या है बेटा? ये बोलो, नाइट्रेट। ये क्या बन गए बेटा जी ग्रुप फर्स्ट के? बोलो, कार्बोनेट। ये क्या बन गए ग्रुप फर्स्ट के बेटा जी? सल्फेट। ऐसे ये ग्रुप सेकंड के क्या है बेटा जी? नाइट्रेट, ये कार्बोनेट, और बेटा जी ये क्या बन गए? सल्फेट। तो ग्रुप फर्स्ट जिस आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सो एनायंस के साथ, वही बन जा रहा है। नाइट्रेट के साथ कर रहा है तो नाइट्रेट, सल्फेट के साथ कर रहा है तो सल्फेट, और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेटा जी कार्बोनेट बन जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नोट द कार्बोनेट M2CO3 यानी कि ग्रुप सेकंड के, एंड बाई कार्बोनेट्स MHCO3 ऑफ एल्कली मेटल्स आर क्वाइट, ग्रुप फर्स्ट के एल्कली मेटल्स आर क्वाइट स्टेबल टुवर्ड्स हीट, यानी कि हीटिंग से जनरली आसानी से टूटते नहीं। इनको हमेशा हाई टेम्परेचर चाहिए ब्रेक करने के लिए। ग्रुप फर्स्ट के क्या बेटा जी? बाई कार्बोनेट्स और कार्बोनेट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट लेस स्टेबल होता है एंड डिकम्पोज रेडियली ऑन हीटिंग। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन। हाई पोलराइजिंग पावर होती है लिथियम प्लस में, सो टू मेन आयन फॉर्म्ड लिथियम ऑक्साइड एंड CO2 ऑन हीटिंग। तो क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बेटा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से ये आसानी से, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा जाते ही ब्रेक हो जाता है लिथियम ऑक्साइड और CO2 में। लेकिन अगर तुम इसकी जगह क्या रखोगे बेटा जी?
यहाँ पे Na2CO3, तो क्या अभी भी मिलेगा Na2 और CO2? बोलो। या तुम K2CO3 लिखोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे लिखा हुआ क्या आएगा बेटा? नो रिएक्शन। ये हाई टेम्परेचर पे ही ब्रेक हो सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रेक सिर्फ कौन होगा? लिथियम कार्बोनेट। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, ग्रुप फर्स्ट में से कौन सा कार्बोनेट है जो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है? तो सिर्फ एक है, कौन बेटा? लिथियम कार्बोनेट। बाकी सारे क्या होते हैं बेटा जी? स्टेबल कार्बोनेट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिथियम कार्बोनेट नॉट स्टेबल, ब्रेक इनटू लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बाकी जो भी कार्बोनेट्स है या बाई कार्बोनेट्स है ग्रुप फर्स्ट के, थर्मली स्टेबल बाय इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए और भी बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है? लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है भाई? लैटिस एंथैल्पी। अब क्वेश्चन आना चाहिए सर, हमने तो पढ़ा है कि जितना छोटा साइज होता है लैटिस एंथैल्पी उतनी बोलो ज्यादा होती है। तो सोडियम की लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा। और सीजियम की लैटिस एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी? बोलो कम। तो ध्यान से सुनिए, लैटिस एंथैल्पी 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है, उसमें से हमने एक ही पढ़ा हुआ है। कौन सा? बोलो। कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके बेटा जी? चार्ज के। लेकिन एक पॉइंट और होता है कि अगर कैटायन का साइज किसके इक्वल हो जाए? बोलो एनायन के साइज के। किसके? एनायन के साइज के। तो भी आपका लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाता है? बोलो बेटा जी, लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हो जाता है। अब अगर तुम सोडियम में देखो और कार्बोनेट, तो सोडियम का साइज बहुत छोटा और कार्बोनेट का साइज बोलो बहुत बड़ा। तो इसलिए इनमें क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी कम। लेकिन पोटेशियम का साइज थोड़ा बढ़ गया, कार्बोनेट का साइज अभी भी थोड़ा बड़ा है, पोटेशियम कार्बोनेट। उसके बाद तुम रुबिडियम पे गए तो ऑलमोस्ट साइज क्या हो चुका है? बोलो सिमिलर हो चुका है। किसके? रुबिडियम के। और बेटा जी अगर सीजियम पे चले गए तो जो कार्बोनेट का साइज वही किसका? बोलो बेटा सीजियम का साइज। तो इसलिए क्योंकि साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन यहाँ पे सेम हो जाता है, इनकी लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाती है और उसकी वजह से ये जो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ी, इसकी वजह से बढ़ी। बोलो लैटिस एंथैल्पी के इंक्रीज होने से। और लैटिस एंथैल्पी क्यों बढ़ी? कि साइज जो था किसका बेटा जी? कैटायन का और एनायन का, वो क्या हो गया? सिमिलर हो गया। समझ रहे हो? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, पोलराइजेशन डिक्रीजेस। ये भी एक रीजन है। बताओ किसको समझ आई बात और किसको नहीं? कार्बोनेट है। हाँ, एक बार और बता दो। एक बार और बता दो। लैटिस एंथैल्पी हमने जो अभी तक पढ़ा था बेटा जी, वो ये पढ़ा था कि लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक। एक नया पॉइंट और है आज इस ग्रुप में लग रहा है जब कार्बोनेट है, कि अगर कैटायन का और एनायन का साइज सेम हो जाए तो भी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सोडियम का साइज बहुत छोटा है, कार्बोनेट बड़ा है। उसके बाद अगर आप देखो, तो पोटेशियम कार्बोनेट एक जैसा हो गया ऑलमोस्ट। रुबिडियम सीजियम ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन सीजियम और कार्बोनेट तो बिल्कुल एक जैसे साइज के हो गए। तो सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी कहाँ? जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइज एक जैसा। तो एक्सेप्शन केस है, डाउन द ग्रुप जाते हुए इनकी लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाती है, उस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रीजन है लैटिस एंथैल्पी बढ़ा। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया। ठीक है बेटा? यस सर। कार्बोनेट ही दिया है नीचे भी, डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी क्या करेगी? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? बोलो थर्मल स्टेबिलिटी
इंक्रीज हो रहा है। और थर्मल स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है? लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है। लैटिस एंथैल्पी क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि साइज ऑफ कैटायन इक्वल हो गया किसके? बोलो यार, साइज ऑफ एनायन के। insoluble in water and easily precipitate by adding sodium और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। अगर तुम कार्बोनेट को पानी में डाल दोगे तो उसको बहुत आसान है किसमें कन्वर्ट करना बेटा जी? पीपीटी में कन्वर्ट करना, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना। कब? उसमें थोड़ा सा सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट डाल दो और जो भी तुमने उसमें डाला हुआ है ग्रुप सेकंड का कार्बोनेट, वो इजीली नीचे जाके बैठ जाएगा। क्लियर हुई सबको? All the carbonate of second group decompose by heating। ग्रुप फर्स्ट में कौन हो रहा था? बोलो, हीटिंग पे डिकम्पोज। सिर्फ लिथियम, बोलो यार, सिर्फ लिथियम कार्बोनेट था जो लिथियम ऑक्साइड और किस में जा रहा था? CO2 में। लेकिन बाकी कोई नहीं होता डिकम्पोज हीटिंग पे। लेकिन ग्रुप सेकंड के सब ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो जाते हैं। बताओ भाई, यहाँ तक क्या पॉइंट है जो नहीं समझ आया? ठीक है बेटा। 24-26 Yes, sir. एक्सेप्शन केस है बेटा, कार्बोनेट में ध्यान रखिएगा। डाउन द ग्रुप हमें लगता है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि साइज बढ़ता है, बट उल्टा केस है। कार्बोनेट और जो आयंस होते हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, इस वजह से लैटिस एंथैल्पी बढ़ जाती है। ये थर्ड पॉइंट सिखाया मैंने आज आपको, लैटिस एंथैल्पी बढ़ने का। BeCO3 अनस्टेबल होता है और कैन बी कीप्ड इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, यानी कि BeCO2 तो रूम टेम्परेचर पे ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलो, CO2 में। अगर हमें BeCO3 बना के रखना है तो उसके चारों तरफ क्या करना पड़ेगा? बोलो, CO2 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 का एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये क्या रह सकता है बेटा जी? स्टेबलाइज रह सकता है। इसको तो मतलब हीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और ये बहुत जल्दी क्या कर जाता है बेटा जी? आपका ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। समझ आ रही है बात? यस सर। उसके बाद है सल्फेट की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। सल्फेट ऑफ ग्रुप सेकंड आर वाइट सॉलिड होते हैं, स्टेबल टू हीट होते हैं। बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट रेडियली सोल्यूबल इन वाटर। बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट बहुत जल्दी सोल्यूबल होता है पानी में। सोल्युबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम सल्फेट ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। भाई कैल्शियम से बेरियम पे जाओगे तो सोल्युबिलिटी क्या करेगी बेटा जी? डिक्रीज करेगी। ये बेरियम नहीं होगा, ये बेरिलियम होगा। बेरियम नहीं हो सकता ये। बोलोगा भाई, ये बेरिलियम होगा बेटा, ठीक है। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट रेडियली सोल्यूबल, रीजन क्या है? इनका साइज छोटा है। बोलो हाँ है ना? साइज छोटा होने से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? हाई। तो ये हाईली सोल्यूबल हो जाएंगे। लेकिन ये लेस सोल्यूबल है किसकी वजह से? लेस सोल्यूबल है किसकी वजह से? हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से। समझ गए? बेरिलियम सल्फेट and magnesium sulfate soluble in water because of small size of beryllium and 2+ has high hydration enthalpy which overcome the lattice enthalpy। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ सकता है कि बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट तो सोल्यूबल हो रहे हैं पानी में, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट नहीं हो रहे। तो रीजन है कि बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट क्यों सोल्यूबल हो रहे हैं? क्योंकि इनका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है किससे? लैटिस एंथैल्पी से। लेकिन बाकी में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। वहां पे क्या होता है बेटा जी? हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाता है किससे? लैटिस एंथैल्पी से। इस वजह से वो सोल्यूबल होना बंद हो जाते हैं। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ अनायन एक जैसा होता जाएगा और जिससे इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी बेटा जी? घटती जाएगी। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर भाई सबको? देखिए नेक्स्ट,
यहाँ लिख दिया मैंने, सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा जी, लैटिस एंथैल्पी के। सेकेंड ग्रुप के नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं। नाइट्रेट आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द कार्बोनेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रेट हो जाता है, पानी के साथ जुड़ जाता है। बेरियम नाइट्रेट इज एनहाइड्रस, ये जो बेरियम नाइट्रेट है ये पानी नहीं जोड़ पाता, बाकी सब आसानी से क्या कर लेते हैं बेटा, कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं बेटा जी, ऐड कर लेते हैं। आगे देखोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दे दिया यहाँ पे बेटा जी, नाइट्रेट शोज डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स विद इंक्रीजिंग साइज एंड डिक्रीजिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा हाइड्रेट बनना उतना मुश्किल होता जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल जो डॉट लग के जुड़ते हैं वो उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। All the nitrate decompose on heating to give metal oxide, NO2 and oxygen। कोई भी तुम ग्रुप सेकंड का नाइट्रेट ले लो, हीट कर दो, ऑक्साइड देगा, NO2 देगा और O2 देगा। इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है बेटा जी, ब्राउन कलर होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि किसको हीट करने पे ब्राउन कलर मिलेगा, तो ग्रुप सेकंड के जो भी नाइट्रेट्स होंगे उनको हीट करोगे तो ब्राउन कलर की गैस यानी कि NO2 निकल के जाएगी। ये नीचे इनकी रिएक्शन है, कैसे कैसे हीट करके ये नाइट्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका कलर ब्राउन होता है, तो पूछता है एग्जाम में ब्राउन कलर की गैस कौन प्रोड्यूस करेगा, तो एक फॉर्मूला है उस पर टिक करना है, तो ग्रुप सेकंड के नाइट्रेट आपको ब्राउन कलर की गैस। नेक्स्ट देखेंगे तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, चाहे ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड और बेटा जी चाहे ग्रुप सेकंड के, ऊपर से नीचे जाते हुए आपके बेसिक कैरेक्टर क्या करेंगे, इंक्रीज डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। ऑल आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर स्ट्रॉन्ग बेस। हाइड्रोक्साइड आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। सेकंड के भी अगर तुम देखोगे हाइड्रोक्साइड, उनकी भी क्या होगी नीचे की तरफ, the stability of thermal, the solubility, thermal stability and basic character of these hydride increase with increasing atomic number, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हुए इनके बेसिक कैरेक्टर solubility, thermal stability इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो ग्रुप फर्स्ट के बेस होंगे ग्रुप सेकंड के बेस से ज्यादा बेसिक होंगे, यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड होंगे वो ज्यादा क्या होंगे बेटा जी, बेसिक होंगे एज कंपेयर टू ग्रुप सेकंड। क्योंकि ग्रुप सेकंड का साइज छोटा होता है तो उनको हाइड्रोक्साइड छोड़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है एज कंपेयर टू ग्रुप फर्स्ट, क्योंकि उनका साइज लार्ज होता है। तो ग्रुप फर्स्ट के हाइड्रोक्साइड ज्यादा, मतलब आपसे पूछने लगा लिथियम हाइड्रोक्साइड में, लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, या सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो कौन होगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्रुप फर्स्ट का हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चा, 24-26 BuOH2 तो क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। इसकी रिएक्शन अपने पास है कैसे, कुछ इस तरह से, BuH का होल ट्वाइस एसिड है, NaOH के साथ रिएक्शन कर दो तो यहाँ पे BuH का होल 4 बना लेगा, एसिड के साथ रिएक्शन कर लो तो BuH का होल 4 बना लेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे पता लग रहा है कि ये क्या है बेटा जी, एम्फोटेरिक। बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है बेटा, और बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है। कमाल की बात है, हाइड्रोक्साइड तो हमने आज तक क्या पढ़े थे, सिर्फ बोलो बेटा जी, बेसिक पढ़े थे, लेकिन बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एक ऐसा हाइड्रोक्साइड है जो हमें एम्फोटेरिक नेचर दिखाता है, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेटा जी बेरियम के साथ। इसका अगर नाम लिखोगे तो उसका नाम होगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी बेरिलेट, टेट्राहाइड्रोक्सी बेरिलेट। इसका नाम लिखोगे तो ये होगा टेट्राहाइड्रोक्सी बेरिलियम क्लोराइड, ये इनका नाम होगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी बेरिलेट और
टेट्राहाइड्रोक्सी बेरिलियम क्लोराइड। क्लियर बेटा? बोलिए। उसके नीचे देखिएगा पॉलीमेरिक हैलाइड, बेरिलियम फॉर्म पॉलीमेरिक कोवेलेंट हैलाइड व्हाइल अदर फॉर्म आयनिक हैलाइड। बेरिलियम हैलाइड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड नॉट इन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि कोवेलेंट है इसलिए पोलर में सोल्ड नहीं होता, नॉन पोलर में सोल्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2020 का नीट का पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा जी नीट में। अगर तुम बेरिलियम की BeCl2 की सॉलिड में स्ट्रक्चर देखोगे, सॉलिड स्टेट में, तो इस तरह की होगी। और ये आगे रुका नहीं है, कंटिन्यू है। मतलब ये क्या है बोलो? एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ब्रिज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बीच में इसके क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, इस क्लोरीन को क्या बोलोगे कि ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे ये वाला क्लोरीन, इसको बोलते हैं बेटा जी ब्रिज्ड क्लोरीन। ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे, एक ऐसे करके ये एक ब्रिज बन गया। तो सॉलिड स्टेट में ये एक पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर दिखाएगा जिसको ब्रिज स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर तुमने इसको हीट कर दिया, हल्का सा हीट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। और वेपर बन के स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं डाइमेरिक स्ट्रक्चर, वेपर फेज। इसमें सिर्फ एक ही ब्रिज है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रिज थे। वो एक पॉलीमर था, ये एक डाइमर है। हीट करने पे वेपर फेज में ऐसी हो जाएगी। और अगर तुमने इसको 1200 केल्विन पे हीट कर दिया, 1200 केल्विन पे, तो फिर स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी एक सिंपल रह जाएगी जिसको लीनियर मोनोमर बोलते हैं, गैस फेज सिंगल स्पीसीज। समझ रहे हो बात को भाई? बेरिलियम Cl है, बेरिलियम Cl है, Cl है। ये कब बोलो? सॉलिड। हीट कर दिया तो क्या बन गया बोलो? बेरिलियम Cl और बेरिलियम Cl। इसको क्या बोलोगे? ये पॉलीमर, ये क्या? डाइमर, दो मॉलिक्यूल। और इसको 1200 केल्विन पे हीट कर दिया तो क्या बन गया? Cl, BeCl। नहीं याद रहेगी। ये दोनों क्या है? ये वेपर फेज कर लो, और जनरली इसको गैस फेज कह देते हैं। The tendency to form halide hydrate decrease down the group। जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे हैलाइड बनना मुश्किल होता जाएगा। जैसे MgCl2 8 वाटर मॉलिक्यूल या समटाइम MgCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल को भी कंबाइन कर सकता है। ये 6 मॉलिक्यूल करता है, 6 करता है, और ये कितने? 2 हाइड्रेट करता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है हाइड्रेशन उतना कम होता जाता है। ग्रुप फर्स्ट की अगर बात करूं मैं, ग्रुप फर्स्ट में सिर्फ लिथियम क्लोराइड है जो 2H2O बना सकता है। बाकी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड या सीजियम क्लोराइड, ये किसी कीमत पे नॉट हाइड्रेट। ये हाइड्रेट कभी नहीं होते। लिथियम करता है हाइड्रेट, क्योंकि इनके एटम का साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है। इस वजह से ये कभी भी इजीली हाइड्रेट फॉर्म करते ही नहीं है। ग्रुप सेकंड में लगभग सब हाइड्रेट बना लेते हैं, लेकिन जो आपका नीचे अगर बेरिलियम की जगह बेरियम भी देखोगे तो बेरियम Cl2 भी जनरली 2H2O ही लगाता है। समझ आई बात? बोलो यार। यस। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी है इनके हैलाइड्स है। व्हेन दे हीटेड इट विल बी डिहाइड्रेटेड। इन सबको अगर तुम हीट करोगे तो सब डिहाइड्रेट हो जाएंगे। मतलब जैसे कैल्शियम Cl2.6H2O है, और तुमने इसको हीट किया तो ये CaCl2 और प्लस 6H2O हो जाएगा। ऐसे ही अगर तुमने इसमें से कोई सा भी लिया तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। लेकिन तुमने बेरिलियम और मैग्नीशियम को, दे बिकम हाइड्रोलाइज व्हेन हीटेड। मतलब जैसे तुमने MgCl2 है और .6H2O लिया और उसको हीट किया तो ये बन जाएगा MgCl2 एक्वस। ये क्या है बेटा जी? आपका हाइड्रेटेड सॉलिड होता है। ये सॉलिड है इधर, अभी भी ये सॉलिड है, और ये क्या बन गया आपका? लिक्विड वाटर। लेकिन ये क्या बन जाता है? ये पूरा का पूरा एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी दिखता ही नहीं है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइज्ड होना, और इसको बोलते हैं बेटा जी एनहाइड्रस होना, डिहाइड्रेट होना। समझ आ रहा है फर्क? समझ आ रहा है दोनों में क्या फर्क है?
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के हैलाइड को अगर तुम हीट करोगे तो वो डिहाइड्रेट होंगे, पानी निकल के चला जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, एक तरीके से ये कह सकते हो। और अगर इसको हीट करोगे मैग्नीशियम बेरिलियम को, तो फिर वो क्या बन जाएगा बेटा जी, आपका हाइड्रोलाइज्ड। नेक्स्ट देखो नोट। हाँ बेटा बताइएगा सर। क्या बेटा? जब क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम को हीट करेंगे तो क्या कैल्शियम Cl2 है, .6H2O है, हीट किया तो CaCl2 प्लस H2O अलग हो जाएगा बिल्कुल, 6H2O। ये क्या रह जाएगा आपका सॉलिड स्ट्रक्चर। और तुमने यहाँ पे मैग्नीशियम Cl2 लिया और 6H2O को हीट किया तो MgCl2 एक्वस बन जाएगा। दोनों में फर्क दिख रहा है? बोलो भाई। इसको डिहाइड्रेटेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइज होना बोलते हैं। नोट करना है, द फ्लोराइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस सोल्यूबल देन क्लोराइड ड्यू टू देयर हाई लैटिस एंथैल्पी। पता ही है, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा क्या बेटा जी, हैलाइड्स में लैटिस एंथैल्पी। सिर्फ वो जो रूल है साइज सिमिलर का, वो किस में लगता है बोलो यार, लैटिस एंथैल्पी। बिल्कुल, लैटिस एंथैल्पी सेम साइज रूल, याद कर लो भाई। सेम साइज रूल कहाँ लगेगा बेटा जी, कार्बोनेट में और बेटा जी सल्फेट में। याद रहेगा सबको? नहीं बताओ? बाकी जगह जो अपना लैटिस एंथैल्पी का रूल है वही लगेगा। लिक्विड अमोनिया मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, फिर भी लेकिन एक बार और देख लो। ग्रुप फर्स्ट की तुम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो सबके सब रिएक्ट कर जाते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, और MnH3X+1 बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन NH3Y- बनाते हैं। इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसको कॉम्प्लेक्स विद लिक्विड अमोनिया कहते हैं। ऑल एल्कली मेटल डिसॉल्व्ड इन NH3 गिव ब्लू कलर सॉल्यूशन व्हिच इज कंडक्टिंग इन नेचर। बता चुका मैं आपको, ब्लू कलर का सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है। क्यों कंडक्टिंग होता है? क्योंकि आयंस प्रेजेंट है। ब्लू कलर एंड कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है कि ब्लू कलर और बेटा जी कंडक्शन। यस और नो? याद रहेगा सबको? उसके बाद अगर देखो तुम यहाँ पे कलर क्यों आता है और कौन सा कलर दिखता है, तो ध्यान से समझिएगा। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से आता है, विच इज absorbed energy corresponding to red region of visible light। मैंने बताया था आपको लाइमन बाल्मर सीरीज, नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है, वो जब वो वापस आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो विजिबल रीजन में होती है, उसकी वजह से जनरली हमें क्या दिखते हैं बेटा जी, कलर। रीजन ऑफ विजिबल लाइट फॉर देयर एक्साइटेशन टू हायर एनर्जी लेवल, द ट्रांसमिटेड लाइट दस इम्पार्ट्स ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन। सुनिए ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन नीचे था और वो जब ऊपर जाता है और जब वो नीचे आता है, नीचे आते टाइम जो एनर्जी निकलती है उसी से हमें कलर दिखाई देता है। और वो ये एनर्जी जो कलर दिखाई देगा डिपेंड करता है कि इनिशियल एनर्जी क्या दी गई थी। मान लो तुम्हें इनिशियल एनर्जी तुमने उसको ऑरेंज रीजन में दी थी तो तुम्हारा जो कलर आएगा वो ब्लू कलर आएगा। रेड रीजन में दिया था, रेड ऑरेंज रीजन में, तो तुम्हारा ब्लू और ग्रीनिश टाइप का कलर आ सकता है। तो यहाँ पे वही होता है, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है जनरली अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वो रेड रीजन में होता है और उससे कैसे निकलता है कलर, ब्लू कलर निकलता है। हमारी आंखें जो होती है वो हमेशा ट्रांसमिटेड कलर देखती है। नहीं बात समझ आ रही भाई? अगर किसी पे तुमने वायोलाइट येलो लाइट फेंकी इलेक्ट्रॉन पे तो तुम्हें जो कलर दिखाई देगा वो कौन सा देगा बोलो? वायलेट कलर दिखाई देगा। और अगर तुम उस पे वायोलेट लाइट फेंकते तो तुम्हें कैसा कलर दिखाई देता? येलो कलर दिखाई देता है। जिस कलर की तुम लाइट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डालोगे उसी के अपोजिट वाला कलर तुम्हें हमेशा दिखाई देगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारी आंखें देखती है। बोलो यस और नो? तो तुमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन बना के कि अमोनिएटेड सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर दिखाता है, तो ये जो ब्लू कलर है ये किसका ट्रांसमिटेड कलर है? तो किसका ट्रांसमिटेड कलर है बताओ जरा? रेड रीजन का। ये इसका आंसर होगा। समझ रहे हो? ठीक। हाँ बेटा, कौन कलर किसका कॉम्प्लीमेंट्री है ये कैसे पता करेंगे? ये सर्कल बना तो है सामने,
सर्कल किस लिए बना है भाई? ऑरेंज येलो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? ब्लू। ग्रीन येलो का कलर क्या है भाई? रेड वायलेट। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है भाई? ग्रीन। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है भाई? रेड। ये सर्कल इसीलिए तो बनाया बेटा। नहीं याद करना, बस इसका याद कर लेना भाई, काफी है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद द ब्लू सॉल्यूशन ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। अगर अनटच छोड़ेंगे तो मैंने बताया था एमाइड बनने लगेगा। और बेटा जी अगर इसकी कंसंट्रेशन एट कंसंट्रेशन अबाउट 3 मोलर द सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया आर कॉपर ब्रोंज, कैसा हो जाएगा भाई? कॉपर ब्रोंज कलर हो जाएगा उसका, कॉपर ब्रोंज कलर। और these solution contain cluster of metal ion and hence possess metallic cluster. The blue solution are paramagnetic whereas bronze color solution are कैसा बेटा जी? diamagnetic। पूछा हुआ है क्वेश्चन ये। अगर ब्लू होगा तो भाई पैरा होगा, और 3 मोलर तक ब्लू कलर रहता है, 3 मोलर के बाद कलर कैसा हो जाता है? ब्रोंज कलर हो जाता है। और सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी? डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से ग्रुप सेकंड भी लिक्विड अमोनिया के साथ डिसोल्व करता है, लेकिन किसको छोड़ करके? बोलो। बेरिलियम और मैग्नीशियम। बोलो। नॉट डिसोल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। क्यों? सब लिखा है क्यों? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्क कितना होगा? ग्रुप फर्स्ट में यहाँ पे +1 चार्ज था, ग्रुप 2 में यहाँ पे कितना? बोलो जल्दी से। +2 चार्ज है। वहां पे एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन दिखता है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में 2 अमोनिएटेड दिखते हैं। ऑल एल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम। इट गिव डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन। ऊपर वाला कैसा देता है? ब्लू कलर। ये कैसा देता है बेटा जी? डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन। बता दोगे इसकी भी कंसंट्रेशन 3 मोल से ऊपर होते ही कलर कैसा हो जाएगा? बोलो यार इसका भी। कॉपर ब्रोंज। कॉपर ब्रोंज कलर बन जाएगा इसका भी भाई। सेम प्रॉपर्टी जो फर्स्ट की, इसकी भी। ये है बेटा जी यूजेस ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। यूजेस क्या क्या है? जैसे लिथियम इज यूज एज अ मेटल इन नंबर ऑफ एलॉयज बनाने में। इट्स एलॉयज विद मैग्नीशियम। किसके साथ? मैग्नीशियम। लिथियम प्लस मैग्नीशियम। अबाउट 14% लिथियम है और बाकी उसमें मैग्नीशियम है। इज एक्सट्रीमली टफ, बहुत ही टफ होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब कोरोजन नहीं होता उस पे। विच इज यूज फॉर आर्मर प्लेट। आर्मर प्लेट होता है जिसको हम बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्मर प्लेट। एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स विद लीड। अगर इसको लेड के साथ मिलाया जाए, लिथियम प्लस लेड भाई, तो इट मेक मेटल विद एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलॉयज बनाता है लिथियम मैग्नीशियम के साथ, लेडियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जो कि हम यूज करते हैं बेटा जी क्या बनाने में? बेटा जी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, आर्मर प्लेट। लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है, लिथियम OH। ये यूज करते हैं वेंटिलाइजेशन सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट और सबमरीन में यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा हुआ है एक बार, एग्जाम में आया हुआ है। एक CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए हम ग्रुप फर्स्ट का कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं भाई। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is a powerful reducing agent which is commonly used in organic synthesis। organic chemistry का one of the बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन ऐड करने के काम आता है। लिक्विड सोडियम और इट्स एलॉय विद पोटेशियम इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। छोटे छोटे पॉइंट है, लास्ट ईयर IITs का क्वेश्चन है। सोडियम लेड एलॉय इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेट्राइथाइल लेड व्हिच इज यूज्ड एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल। पेट्रोल जो होता है, जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल बर्न होता है इंजन के अंदर, और इंजन के अंदर बर्न होकर के पेट्रोल प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो होते हैं हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें ऐसा एक सब्सटेंस डालते हैं जिससे कि कम से कम मात्रा में, कम से कम अमाउंट में, कम से कम क्वांटिटी में CO2 और CO जनरेट हो। तो उसी को बोलते हैं हम क्या करना, एंटी नॉकिंग ऑफ पेट्रोल। समझ रहे हो भाई? तो पेट्रोल की एंटी नॉकिंग करने के लिए, ताकि वो कम से कम क्या प्रोड्यूस करे बेटा जी, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करे, हम उसमें
लेड इथाइल एसीटेट डाल देते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, कम अमाउंट में CO2 और CO प्रोड्यूस करता है। सोडियम को यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ सोडियम वेपर लैंप्स। हाँ बेटा बोलो। सॉरी, ये एंटी नॉकिंग एजेंट फिर से बता दीजिए। हाँ, पेट्रोल में से जब पेट्रोल को बर्न करते हैं तो पेट्रोल को बर्न करने पर क्या होता है बेटा जी, उसमें से निकलता है CO और CO2। तो जितनी बड़ी चेन होगी हाइड्रोकार्बन की उतना ज्यादा CO2 और CO निकलेगा। तो इसमें एंटी नॉकिंग डाल करके इस चेन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं एंटी नॉकिंग करना, क्रैकिंग करना। समझ रहे हो? तो जितनी छोटी चेन होगी उतना कम अमाउंट CO2 और CO का कम निकलेगा गाड़ी में से, और उतना कम पोल्यूशन होगा। यस और नो? किसकी हेल्प से तोड़ोगे? एंटी नॉकिंग एजेंट की हेल्प से। सोडियम इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सोडियम वेपर लैंप्स। पोटेशियम क्लोराइड यूज एज अ फर्टिलाइजर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप, जो हम नहाने वगैरह के लिए यूज करते हैं। ऑल्सो एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। पोटेशियम आयंस प्ले वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसको आप सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हो। पढ़ा है कि नहीं? और सीजियम इज यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फोटोइलेक्ट्रिक सेल जो होता है सनलाइट को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये यूजेस है। यूजेस पे वैसे क्वेश्चंस कम बनते हैं, फिर भी जानना जरूरी है, जो एटलीस्ट NCERT या आपके मॉड्यूल में दिए हुए। इसके बाद देखोगे तो बेटा जी आपको मिलेगा एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। एनामोलस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। मैंने आपको चैप्टर 3 में भी पढ़ाया था एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम क्या होता है? अपने ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट होता है, हाँ या ना? तो लिथियम अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंट होता है। किस वजह से? इसका साइज सबसे छोटा होता है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तो लिथियम शोज प्रॉपर्टी विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से? फर्स्ट है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयंस, ग्रेटर पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम। जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा? पोलराइजिंग पावर। फजान रूल, चार्ज रेडियस रेशियो। ड्यू टू दिस फैक्टर देयर इज इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब इसके कंपाउंड कैसे बनते हैं? कोवेलेंट बनते हैं ऑफ लिथियम कंपाउंड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। इसलिए ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में ज्यादा सोल्यूबल होता है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं, बाकी नहीं होते। सोडियम क्लोराइड आपका पोलर में, ऑर्गेनिक में सोल्यूबल नहीं होता, लिथियम होता है। फर्दर लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम, बाकी और कोई भी डायगोनल रिलेशनशिप नहीं दिखा। तो लिथियम क्या कर रहा है बेटा जी? आपको एनामोलस प्रॉपर्टी दिखा रहा है। एनामोलस मतलब, बोलो बेटा जी, डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा है। किस वजह से? पहला क्या है बेटा जी? स्मॉल साइज। दूसरा रीजन क्या? बोलो। हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा रीजन क्या? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। और चौथा रीजन क्या है अगर आप बोलो तो? डायगोनल रिलेशनशिप है। किसके साथ बेटा जी? मैग्नीशियम। बाकी किसी का नहीं होता। तो ये 4 रीजन के कारण लिथियम आपको क्या दिखाता है बेटा जी? एनामोलस प्रॉपर्टीज दिखाता है। अब इन एनामोलस प्रॉपर्टीज की वजह से क्या क्या डिफरेंस होते हैं देखिएगा। एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल, लिथियम इज हार्डर होता है एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। दूसरी, अमंग दी ऑल एल्कली मेटल लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। व्हेन बर्न इन एयर इट फॉर्म मेनली मोनोऑक्साइड। बताया था हमने, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी सब। सोडियम क्या बनाता है? परऑक्साइड। और बाकी सब क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। लिथियम नाइट्राइड भी फॉर्म करता है, लेकिन बाकी सब नाइट्राइड फॉर्म बोलो नहीं करते। लिथियम डेलिक्वेसेंट होता है और क्रिस्टलाइजेज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, बाकी कोई भी ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रेट सॉल्ट नहीं बनाता भाई। वेयर अदर एल्कली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट, नहीं बनाता कोई भी।
Except for lithium, rest of alkali metal hydrogen carbonate are obtained in the solid form. सिर्फ यही है एक जो सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में कार्बोनेट मिलते हैं। और इसी वजह से याद करो लिथियम का जो कार्बोनेट होता है वो क्या करता है बेटा जी, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है किसमें, लिथियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में, बाकी नहीं होते। लिथियम अनलाइक अदर एल्काइल मेटल फॉर्म इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन, इथाइन के साथ इथाइनाइड बना लेगा, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, इसके साथ लिथियम की रिएक्शन करोगे तो बहुत जल्दी रिएक्शन होकर के H निकल जाएगा और लिथियम जुड़ जाएगा। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव लिथियम ऑक्साइड वेयर अदर एल्काइल मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर तुम लिथियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हो तो वो लिथियम ऑक्साइड दे रहा है और NO2 गैस दे रहा है, लेकिन अगर तुम इसके अलावा कोई से भी नाइट्रेट को हीट कर रहे हो तो वो नाइट्राइट दे रहा है और साथ में ऑक्सीजन गैस दे रहा है, लेकिन NO2 गैस नहीं दे रहा। तुम पोटेशियम नाइट्रेट को भी हीट करोगे ना तो भी क्या मिलेगा बेटा जी, पोटेशियम नाइट्राइट मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये जो ब्राउन गैस है NO2 ये किससे मिलती है, बोलो बेटा जी, लिथियम नाइट्रेट से। एक्सेप्शन प्रॉपर्टी है लिथियम की। कोई दिक्कत है एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम में? हाँ बेटा बोल। सर आपने जो लास्ट वाली अनोमली लिखाई है फोर्थ वाली वो एक बार बता दो। फोर्थ वाली? फोर्थ ये वाला फिर वो आपके नीचे, हाँ वही। एक्सेप्ट लिथियम रेस्ट ऑफ एल्काली मेटल हाइड्रोजन कार्बो, इसके नीचे लिथियम एल्काली अदर में। हाँ बोल लिखा है। अच्छा ये डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ। ठीक है बेटा चले। के बाद एक और रीजन, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड आर comparatively much less soluble in water than the corresponding compound of other alkali metal। किस वजह से होता है? इसमें क्या होता है बेटा जी, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है ना वो वाटर में कम सोल्यूबल होता है। जैसे पानी में क्या ऑयल सोल्यूबल हो जाता है? नहीं, क्योंकि ऑयल में क्या होता है भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन पानी में नमक सोल्यूबल हो जाता है क्योंकि उसमें क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर। तो जो आयनिक होता है वो पोलर में, और जो कोवेलेंट होता है वो किस में बेटा, ऑर्गेनिक में सोल्यूबल होता है। पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या पॉइंट सिमिलर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। पढ़ाया था 3rd चैप्टर में भी डायगोनल रिलेशनशिप। तो द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस, comparable atomic radii and electronegativities is known as diagonal relationship। लगभग दोनों का साइज, एटॉमिक साइज सेम है और आयनिक साइज तो उससे भी ज्यादा क्लोजेस्ट है। इसमें तो 8 का डिफरेंस है, इसमें तो सिर्फ 2 का ही डिफरेंस है। तो लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है किसकी वजह से भाई, इनके इनके एटॉमिक साइज की वजह से। जो काम मैग्नीशियम करेगा वही काम लिथियम करेगा, यही डायगोनल रिलेशनशिप का रूल है। लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर होते हैं एंड लाइटर देन द अदर एलिमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। सबसे ऊपर है, हार्ड भी है और मास भी कम होता है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, वाटर के साथ स्लो रिएक्ट करते हैं। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस सोल्यूबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नाइट्राइड, इस तरह से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन। जबकि ग्रुप फर्स्ट में बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाता, लिथियम बनाता है। किसकी वजह से बनाया, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से बनाया बेटा। देयर ऑक्साइड लाइक Li2O एंड MgO डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव सुपर ऑक्साइड, नहीं देते। ना मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड बनाता ना लिथियम सुपर ऑक्साइड बनाता। The carbonate of both decompose easily on heating and form oxide and CO2. Both do not form solid hydrogen carbonate. Both lithium chloride and MgCl2 are soluble in ethanol, are deliquescent and crystallize form aqueous solution as hydrate बना लेते दोनों के दोनों। Mg तो MgCl2 डॉट 6H2O भी बनाता है और 8H2O भी बनाता है। क्लियर बच्चा? बताओ यार। क्लियर? यस सर। हाँ बेटा बोलो। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करने वाला।
ओके घर में NaCl नमक होता है, देखते हो उसको, जब बारिश का मौसम होता है तो नमक क्या हो जाता है, थोड़ा गीला गीला हो जाता है। तो नमक Yes. क्या है, डेलिक्विसेंट है, पानी की वेपर को, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने वाला बेटा जी। इसी तरह से यूजेस ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट दिया है बेटा जी। बेरिलियम यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉयज। कॉपर बेरिलियम एलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। आप देखते होंगे गाड़ी में जो सोकर लगे हुए होते हैं वो जनरली इसी के बनते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक चलते हैं, काफी लंबी उनकी लाइफ होती है। मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। जहाँ पे एक्सरे कराया जाता है डॉक्टर के यहाँ पे, तो उसकी जो विंडोज होती है जिससे रेज निकलती है वो जनरली बेरिलियम की बनी होती है। बिकॉज ऑफ रेज ज्यादा इधर उधर फैले ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मैग्नीशियम बीइंग अ लाइट मेटल फॉर्म मैनी लाइट एलॉय विद एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन। एलॉय फॉर्म करता है। मैग्नीशियम पाउडर एंड रिबन यूज फॉर फ्लैश पाउडर एंड बल्ब्स, इंसिडेंटरी बॉम्ब सिग्नल्स। आप देखते होंगे छोटे छोटे जो जादूगर होते हैं, मैजिशियंस होते हैं, वो कभी कभी एकदम से फायर प्रोड्यूस करते हैं और एकदम से कबूतर निकल के आ जाता है। तो एक्चुअल में वो क्या होता है, वो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम पाउडर का बना हुआ पेपर होता है जो एकदम फ्लैश प्रोड्यूस करता है। कभी कभी जो है लोग बाग पानी में जाते हैं नदी में घूमने के लिए, तो वो फंस जाते हैं नाव में और अपनी शिप में, तो वहां पे हम सिग्नल देने के लिए इस तरह के बम्स बने हुए होते हैं जो उसमें रखे हुए होते हैं। जब उसको पानी में फेंका जाता है तो वो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, जिससे इंसिडेंटली सिग्नल्स मिल जाते हैं लोगों को। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। मैग्नीशियम यूज एज अ सैक्रिफिशियल एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन बहुत ज्यादा कोरिजिव होता है, इसके ऊपर लेयर लगा देते हैं मैग्नीशियम की, जिससे कि आयरन बचा रहता है और बाहर की लेयर जो होती है मैग्नीशियम वो खराब होती रहती है। तो इससे क्या होगा, आयरन काफी लंबे टाइम तक चलाया जा सकता है। ए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। क्या बेटा? सर क्या ये गैल्वेनाइजेशन से ज्यादा स्ट्रांग होगा ये जो इसकी कोटिंग की जाएगी मैग्नीशियम की? नहीं सर, ये महंगा होगा। गैल्वेनाइजेशन सस्ता होता है इसलिए गैल्वेनाइजेशन ज्यादा किया जाता है। कर ये भी सकते हैं, लेकिन वो सस्ता है इसलिए गैल्वेनाइजेशन ज्यादा करते हैं। हाँ ये ठीक है कि ये ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू गैल्वेनाइजेशन। रीजन क्या है, मैग्नीशियम जो है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है, समझ रहे हो बेटा? तो इस सस्पेंशन लेकिन महंगा पड़ेगा इसलिए कम किया जाता है। इस सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, MgOH का होल ट्वाइस, क्या कहते हैं बेटा जी इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड टू कंट्रोल एक्सेस एसिडिटी इन स्टमक। पहले लेते थे, अब तो नहीं लेते। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट में यूज होता है। कैल्शियम इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड व्हिच इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। मेटलर्जिकल एक चैप्टर था 12th में, अब हटा दिया गया है। उस पूरे चैप्टर में हम मेटल को उसकी प्योर फॉर्म में लाने का काम करते हैं। तो वहां पे हम कार्बन यूज करते थे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन काफी जगह पे कार्बन नहीं यूज किया जाता, तो वहां पे कैल्शियम को यूज करते हैं। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स आर यूज्ड टू रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स ड्यू टू देयर tendency to react with oxygen and nitrogen at high temperature. Radium salt used for the radiotherapy of cancer. रेडियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? Yes. इसलिए इसको यूज किया जाता है किसमें बेटा जी? कैंसर थेरेपी ठीक करने में। रेडियो एक्टिविटी दोनों काम करती है, कैंसर प्रोड्यूस भी करती है और कैंसर को ठीक भी करती है। तो अलग अलग रेडिएशंस का अलग अलग काम है। समझ आई सबको बात बेटा जी? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. इसके बाद देखेंगे तो उसी तरह से एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम है बेटा जी। तो बेरिलियम की एनामोलस प्रॉपर्टीज क्या है कि वही सारी चीजें हैं। बेरिलियम का साइज क्या होता है बेटा जी? बेरिलियम का साइज क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। दूसरा, इसके पास डी ऑर्बिटल क्या होता है बेटा जी? डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। तीसरी चीज क्या होगी बेटा जी? हाई क्या है बेटा जी? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से इसका क्या होता है? डायगोनल एनामोलस बिहेवियर दिखता है। तो बेरिलियम shows different behavior from the rest of member of their group, so diagonal relationship to the aluminium due to the following reasons. Beryllium has exceptionally small atomic and ionic size.
and therefore does not compare well with other member of the group. बाकी का साइज लार्ज होता है इसके कंपैरिजन. Because of high ionization enthalpy and small size, it form compound which are largely covalent and get easily hydrolyzed. तो क्योंकि भाई साइज छोटा है तो फजान रूल लगेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे. बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4. बेरिलियम 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन क्योंकि इसके पास डी होता नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम 6 बॉन्ड भी बना लेता है. और एज इट्स वैलेंस शेल देयर आर ओनली 4 ऑर्बिटल. द रिमेनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6. इससे 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बना. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है बॉन्ड बनाना बाय मेकिंग यूज ऑफ डी ऑर्बिटल. तो बेरिलियम 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन बाकी दूसरे डी ऑर्बिटल का यूज करके 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं. ये भी क्या है बेटा जी, एक एनामोलस प्रॉपर्टी. द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम अनलाइक द हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट इन द ग्रुप आर एम्फोटेरिक. बता ही चुका हूं, बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है. पढ़ा है ऊपर हमने ये सारी चीजें. तो जो चीजें पढ़ी है बस उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो स्मॉल साइज, डी ऑर्बिटल एब्सेंट, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक, 4 बॉन्ड बना सकता है, बाकी 6 बॉन्ड बना सकते हैं. ये सारे रीजन है. बेरिलियम क्या दिखाता है बेटा जी, जल्दी से बोलो. डिफरेंस दिखाता है, एनामोलाई दिखाता है, एनामोलस होता है. बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप करेगा बताओ जल्दी से. एल्यूमिनियम के साथ. तो the ionic radius of beryllium approximate 31 picometer. The charge ratio is nearly the same as that of aluminium ion. Beryllium 2+ और aluminium +3 का साइज दोनों का लगभग कितना होता है बेटा जी, 31 पिकोमीटर. क्योंकि साइज सेम है इसलिए ये क्या दिखाते हैं बेटा जी, आपको डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं. क्या क्या चीजें होती है इनमें दोनों में जो सेम दिखाते हैं तो देख लीजिए. Like aluminium, beryllium is not readily attacked by acid because of the presence of an oxide film on the surface of metal. बताया था मैंने आपको. एल्यूमिनियम भी और बेटा जी बेरिलियम भी बहुत आसानी से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये ऑक्साइड की फिल्म बना के रखते हैं. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड dissolve in excess of alkali to give berylate ion, just as aluminium hydroxide give aluminate ion. दोनों के दोनों बेस में डिसोल्व हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इस तरह से, एक बेरिलेट और एक ये. दोनों का फॉर्मूला तुम देख लो क्या बन रहा है, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मूला है. द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव Cl negative bridge chloride structure in vapor phase. Both the chloride are soluble in organic solvent and are strong Lewis acid. They are used as a Friedel-Crafts catalysis. सुनिए ध्यान से. बेरिलियम की भी कैसी स्ट्रक्चर थी बोलो, ब्रिज स्ट्रक्चर थी क्या नहीं, इस तरह से अभी देखा था आपने ये वेपर फेज में. इसी तरह से एल्यूमिनियम की भी कैसी होती है बेटा जी, ब्रिज स्ट्रक्चर होती है इसकी भी इस तरह से. ठीक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट कैटालिसिस होते हैं. अगर तुम बेरिलियम के पास देखो तो Cl है, खाली ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या हो गया, लुईस एसिड. तुम एल्यूमिनियम के पास भी देखो तो उसके पास भी क्या होता है बेटा जी, खाली ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या होता है, लुईस एसिड. तो दोनों के दोनों ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं. दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा जी, लुईस एसिड होते हैं. और लास्ट में बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयंस स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स Be4 - और AlF6 3 - 2 - तो दोनों के दोनों क्या बनाते हैं बेटा जी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड करते हैं. क्लियर. सर कॉम्प्लेक्स और बता दीजिए. कॉम्प्लेक्स ये बना ना, BeF4 बना, ये इसका एक कॉम्प्लेक्स है, और ये AlF6 बना, ये एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है. बाकी नहीं बनाते इस तरह से कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स क्या बोले, कॉम्प्लेक्स मतलब भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. समझे बेटा. जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बना सकते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड.
ठीक है बच्चा, चलिए थैंक यू वेरी मच, इतना ही करते हैं। यस सर। इसमें तुम्हारा बच्चा बेटा, हाँ इसमें तुम्हारा बच्चे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स और पी ब्लॉक किसी दिन एक और क्लास रखेंगे तो उस दिन वो खत्म हो जाएगा आपसे। चलिए बच्चा, थैंक यू। सर अभी पीडीएफ सेंड कर दोगे ना? हाँ मैं अभी सेंड कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल अभी सेंड कर रहा हूँ। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू। सर पी ब्लॉक के नोट्स नहीं डाले यार। मैं डाल रहा हूँ थोड़ी देर में सर, मतलब अभी थोड़ा सा काम रहता है, वो पूरा करके डाल दूंगा बेटा। ठीक है।